नॉवेलिस्टा के अगले एपिसोड में हम लेके आए हैं अगाथा क्रिस्टी की एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी। जो कहानी में ना कोई मर्डर हुआ, ना कोई पुलिस आई और ना कोई डिटेक्टिव था, लेकिन फिर भी अगाथा क्रिस्टी के वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से ये एक है। कहानी का नाम है फिलोमेल कॉटेज और इस कहानी में बस 3 किरदार हैं। एलिस, एलिस का हस्बैंड जेराल्ड और एलिस का एक्स बॉयफ्रेंड डिक। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर एलिस के साथ में। एलिस एक खूबसूरत लड़की थी, पर यह है कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो वो घर के सारे कामों को अकेले ही संभालती थी। वो एक ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी भी करती थी। सैलरी काफ़ी कम थी, लेकिन हाँ, एलिस बहुत खुददार थी। उसने कभी भी ना खातों में फेरबदल करने की कोशिश की थी, ना ही उसने गलत तरीकों से और पैसे कमाने की भी कोशिश की थी। बस जितना मिलता था उसमें खुश रहती थी। बहुत ही खुशनुमा लड़की थी, हर समय हंसती रहती थी। पर हाँ, घर की जिम्मेदारी, घर के कामों के कारण अब उसकी खूबसूरती धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और यहीं पर काम करता था डिक। अब एलिस और डिक दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दोनों ही कभी एक दूसरे को प्यार का इजहार नहीं कर पाए। कुछ समय के बाद में एलिस की माँ गुजर गई और अब एलिस अकेले रह चुकी थी। डिक की बात की जाए तो जैसे वो भी एलिस की तरह ही गरीब था। उस पर अपने छोटे भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी और वो भी अपने भाई के सहारे ही जी रहा था। वो भी बस कमाता था इसलिए कि अपने भाई को एक दिन एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा पाएगा। फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते, दोस्तों की तरह रहते, लेकिन दोनों ही जानते थे कि ये दोस्ती से कुछ ज़्यादा है। पर कौन पहले प्यार का इजहार करेगा, दोनों में से कभी किसी ने हिम्मत जुटा ही नहीं पाई। एक बार की बात है, एलिस के कोई दूर के चाचा थे जो कि खत्म हो गए थे। उनके कोई वारिस नहीं थी, इसलिए सारी संपत्ति एलिस के नाम हो गई थी। अचानक कल को एक छोटी मोटी पोस्ट पर काम करने वाली लड़की निहायती रईस बन चुकी थी। पैसे ही पैसे उसके पास आ चुके थे और अब वो खर्चा करने में कोई कमी नहीं करने वाली थी। एलिस बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब डिक और उसकी लाइफ में भी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे और जल्दी ही उसके भाई को भी एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा और वो भी बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन धीरे धीरे 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। प्यार का इजहार तो छोड़ो, डिक जैसे एलिस से बात करना भी छोड़ चुका था। दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने को आ गई थी। एलिस को डिक का ये बदला हुआ रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्या डिक अब एलिस की अमीरी से जलने लगा था? पता नहीं कारण जो भी हो, लेकिन इसी बीच में एलिस की जिंदगी में एंट्री हो चुकी थी जेराल्ड की। एलिस जब एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ पार्टी अटेंड करने गई थी तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई जेराल्ड की। जेराल्ड काफ़ी ज़्यादा अमीर था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। इसी के साथ में वो हैंडसम भी था। हालांकि डिक से थोड़ा कम ही खूबसूरत था, पर उसकी लुभावनी बातें एलिस को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी और बस धीरे धीरे इनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अभी उन्हें मिलते जुलते 1 हफ्ता ही हुआ था कि जेराल्ड ने एलिस से वो सवाल पूछ लिया जो डिक ने कभी नहीं पूछा। एलिस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एलिस जेराल्ड को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। उसने जेराल्ड को हाँ करने से पहले सोचा कि एक बार डिक को भी समझा दिया जाए और उससे उसके दिल की बात पूछ ली जाए। एलिस ने आज ऑफिस जाते ही सबसे पहले डिक से बात की और बताया कि जेराल्ड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो भी हाँ बोलना चाहती है। ये बात सुनते ही डिक का तो जैसे खून खौल पड़ा। एलिस, तुम उसे आखिर जानती ही कितने दिन से हो? 1 हफ्ते से तुमने उससे मिलना शुरू किया है और अब तुम शादी करने वाली हो। तुम जानती भी हो कि वो आदमी कहाँ से आया है, क्या करता है। 1 हफ्ते में तुम उसके बारे में जान ही कितना सकती हो कि तुम उसके साथ पूरी जिंदगी बिताओगी? एलिस की भी सब्र का बांध टूट पड़ा था। जो लड़का इतने दिन से उसे इग्नोर कर रहा था, आज उससे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। एलिस ने भी गुस्से में कह दिया, तो मैं और क्या करूं डिक? कितने दिन तक इंतजार करूं कि तुम मुझे पूछोगे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? जब से मैं अमीर हुई हूं, जब से मेरे पास जायदाद आई है, तुमने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा इंसान मुझे प्यार कर रहा है तो मैं हाँ क्यों ना कहूं? डिक ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो मैंने तुम्हें इसलिए इजहार नहीं किया था क्योंकि तुम अमीर हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये लगे कि जिस लड़के ने पहले कभी तुम्हें आई लव यू नहीं कहा, वो तुम्हारे अमीर होते ही तुमसे पूछ ले विल यू मैरी मी।
मेरी खुददारी के ये चीज़ें काफ़ी अगेंस्ट थी एलिस, तुम शायद ये बात नहीं समझोगी। बस बात इतनी सी थी। डिक ने बस एलिस अमीर हो गई है तो कहीं वो उसे गोल्ड डिगर मत समझ ले, इसलिए उससे कभी शादी के लिए नहीं पूछा। और इस लड़ाई झगड़े का अंजाम यही निकला कि फाइनली एलिस ने जेराल्ड को शादी के लिए हाँ कर दिया। दिल तो एलिस का भी टूटा था, दिल डिक का भी टूटा था, लेकिन एलिस को जेराल्ड में एक फ्यूचर नजर आ रहा था। एक अच्छा आदमी जो खुद उससे शादी के लिए पूछना चाहता है, रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। आज उनकी शादी को 1 महीने बीत चुके हैं और आज जेराल्ड घर से बाहर जा रहा था। एलिस और जेराल्ड की बात की जाए तो उन्होंने फिलोमल कॉटेज नाम का एक कॉटेज लिया था जो कि गांव से थोड़ा दूर था, पहाड़ों के ऊपर एक खूबसूरत कॉटेज, जिस कॉटेज में सारी सुविधाएं थी। इस कॉटेज में गर्म पानी आता था, हर समय बिजली रहती थी, टेलीफोन कनेक्शन भी था। रूम इतने बड़े बड़े थे कि एलिस जब चाहे जिस रूम में जो करना चाहे कर सकती थी। उनका बेडरूम भी काफ़ी कॉजी था और इस फिलोमेल कॉटेज के सामने बहुत बड़ा बगीचा जिसमें फूल पौधे हर वो चीज़ उगी हुई थी जो उसकी शोभा को और महीने भर हो गए थे उन्हें इस घर में बसे हुए, और जैसे एलिस के लिए यही उनका ठिकाना था। हरियाली से भरा हुआ ये कॉटेज इतना खूबसूरत था कि शाम को जब कोयल कूकती थी तो उन दोनों कपल्स को ऐसा लगता था कि उन्हीं दोनों के लिए कोई रोमांटिक सॉन्ग गा रही है। फूलों की खुशबू हर समय घर को भर देती थी और एलिस दिन भर बस घर के कामों में ही बिजी रहती थी। उसे नौकरी वगैरह करना ही नहीं पड़ता था और घर के कामों में बिजी होने के बाद शाम को काम से जब जेराल्ड वापस आता था तो वो दोनों बस प्यार की बातें करते थे और कॉफ़ी पीते हुए अपनी इवनिंग को बिताते थे अपने गार्डन में। हाँ, अगर गार्डन की बात की जाए तो यहाँ पे एक गार्डनर था जो हफ्ते में 3 दिन आकर गार्डन की सफाई कर देता था। आज जेराल्ड गांव में कुछ सामान लेने जा रहा था क्योंकि फिलोमेल कॉटेज पहाड़ के ऊपर था ना, इलाका काफी सुनसान था। तो जब भी उन्हें कुछ सामान लेना होता था जेराल्ड ही बाहर जाता था। जेराल्ड जब काम के सिलसिले पे बाहर आया तो एलिस गेट से उसे हाथ हिलाते हुए अलविदा कह रही थी और जब जेराल्ड दूर चला गया तो एलिस अपने ख्यालों में गुम हो गई। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया है लेकिन एलिस के दिमाग से अभी तक डिक की वो बात नहीं निकली थी कि तुम्हें उसे जाने सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है एलिस, तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हो। ये बात जैसे एलिस के रोज रोज कानों में गूंजती रहती थी, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है एलिस, तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। पर 1 महीने शादी को हो चुके हैं, अभी तक उसे जेराल्ड के व्यवहार में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एलिस को आजकल कुछ भयानक सपने आ रहे थे। जिस सपने में वो देखती थी कि जेराल्ड पास में मरा हुआ है और डिक एलिस गले लगे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने ही इस मर्डर को प्लान किया है और जेराल्ड उनके रास्ते से हट चुका है। ये बुरा सपना बार बार क्यों आ रहा था? कहीं ये भविष्य में होने वाली कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था या फिर ये एलिस के मन में अभी तक डिक का छुपा हुआ प्यार था जिसे वो पाना चाहती थी लेकिन पा नहीं पाई, या फिर एलिस के मन में डिक की बात हर समय घूमती रहती है कि तुम उसे 1 हफ्ते से जानती हो एलिस, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो। बहुत सारी चीजें थी पर एलिस कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये भी लगता था कि इस बात को वो अपने पति से शेयर कर दे, लेकिन उसका पति जब ये जानेगा कि उसकी बीवी का एक एक्स बॉयफ्रेंड था, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। और वो अपनी खुशनुमा जिंदगी में इस बात की आग नहीं लगाना चाहती थी। खैर, घर में फ़ोन की घंटी बजी और जैसे ही वो फ़ोन को उठाई उसके पैरों तले से ज़मीन खसक चुकी थी। सामने से उसका एक्स बॉयफ्रेंड डिक बात कर रहा था। डिक का कहना था कि हाल ही में वो इस शहर में आया हुआ है और एलिस और उसके हस्बैंड से मिलना चाहता है, लेकिन एलिस ने सरेआम मना कर दिया। डिक भी बात को आगे नहीं खींचा क्योंकि वो समझ चुका था कि एलिस अब पराई हो चुकी है। वो अपने पुराने दोस्त या कह लीजिए पुराने बॉयफ्रेंड से क्यों ही मिलना चाहेगी। तो डिक ने भी बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे फ़ोन को रख दिया। एलिस को दुख हुआ लेकिन एलिस घबराई भी हुई थी। खैर, थोड़ी ही देर में जब वो फिर गार्डन की तरफ गई तो वो देख पाती है कि उसका गार्डनर गार्डन में काम कर रहा है। अब एलिस को ये देखकर बहुत अचंभा हुआ कि उसका गार्डनर यहाँ कैसे आ गया। वो तो छुट्टी पे जाने वाला था ना, और वैसे भी आज उसका दिन नहीं था काम करने का, वो तो हफ्ते में 3 दिन आता था ना, तो आज क्यों आ गया।
गार्डनर से पूछने पे पता चला कि पास ही शहर में कल कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, तो वो कॉन्सर्ट को अटेंड करने जाने वाला है, इसलिए सोचा गार्डन की आज ही सफाई कर दी जाए। खैर एलिस को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था। बूढ़ा आदमी अपने ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अगर कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहता है तो बुराई ही क्या है। वो गार्डन को साफ करने लगा और एलिस बागों से फूल चुनने लगी। बातों ही बातों में बूढ़े गार्डनर ने एलिस से पूछा, तो मैडम आप लोग लंदन कब जा रहे हो? एलिस ने कहा, लंदन? हम तो लंदन बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। गार्डनर ने कहा कि अरे मालिक मिले थे रास्ते में, मालिक कह रहे थे कि आप लोग लंदन जाने वाले हो और पता नहीं फिर वहाँ से वापस कब आओगे भी कि नहीं आओगे, शायद लंदन में ही बसने का प्लान है। एलिस ने ऐसी तो कोई भी बात कभी जेराल्ड के मुंह से सुनी ही नहीं थी। हम तो लंदन नहीं जाने वाले, मुझे लगता है मेरे पति ने कुछ और कहा होगा और तुमने कुछ और सुन लिया। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, मुझे भी बार बार नौकरी चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी इस घर का जो पुराना मालिक था वो लंदन के ही शो ऑफ में बिक गया बेचारा, और आखिरकार उसको अपने इस घर को 2000 में बेचना पड़ा। अरे 2000 में बेचना पड़ा? पर ये घर तो हमने 3000 पाउंड में खरीदा है, एलिस ने सवालिया अंदाज में कहा। गार्डनर भी अड़ गया कि नहीं नहीं नहीं, ये घर 2000 पाउंड में ही बेचा गया था, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मालिक का पहला वाला गार्डनर भी मैं ही था। एलिस भी कहने लगी कि घर 3000 पाउंड में बिका है और मैंने तो खुद पेमेंट की है ना इस घर की, मैं कैसे गलत कह सकती हूँ। गार्डनर और एलिस में काफी लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट होने लगा, जिसमें लास्ट में गार्डनर ने वो बात कह दी जो आपको किसी औरत को नहीं कहनी चाहिए। गार्डनर ने कहा, देखो मैडम, हिसाब किताब के मामले में औरतें कच्ची होती हैं, घर तो 2000 पाउंड का ही था। अब एलिस को भी लगा कि हाँ, घर तो 3000 का था। वो फालतू आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहती थी। जब वो घर के अंदर जाने लगी तो उसे एक छोटी सी हरी सी डायरी मिली पौधों के ही पास में। ये डायरी उसके हस्बैंड जेराल्ड की थी, क्योंकि जेराल्ड को अपने हर दिन की बातें, अपना शेड्यूल और अपना काम इसी डायरी में लिखने की हैबिट थी। शायद आज जब वो शहर जा रहा था तो ये डायरी उससे छूट गई होगी, इसलिए वो उस डायरी को उठा ली। जब थोड़ी देर वो अपनी कुर्सी में बैठी हुई थी तो फिर से वही सब बातें उसके कान में गूंजने लगी। तुम उसे 1 हफ्ते से ही जानती हो एलिस, तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकती हो? इसी के साथ में गार्डनर ने ये क्यों कहा कि जेराल्ड लंदन जाने का प्लान कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो उसने मुझे तो नहीं बताया कि हम लंदन जाने वाले हैं और शायद वापस नहीं लौटेंगे। हो सकता है मेरे हस्बैंड ने कुछ प्लानिंग की हो और मुझे न बताना चाहता हो। इसी के साथ में घर 3000 पाउंड का ही था। ये बात एलिस को इतने अच्छे से इसलिए याद थी क्योंकि पैसे उसने खुद के अकाउंट से ही निकाले थे, क्योंकि जेराल्ड को अपने बिजनेस के सिलसिले के कारण बाहर जाना था और उसके अकाउंट से इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं निकल सकते थे। और उसका हस्बैंड जेराल्ड उससे ज़्यादा पैसे क्यों लेगा घर को खरीदने के लिए, जबकि आगे चल के उसकी सारी जायदाद आखिरकार उसके हस्बैंड की ही तो होने वाली है ना। तो ये छोटे मोटे पैसे का फेरबदल उसका प्यारा पति उसके साथ क्यों ही करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पति का कहीं बाहर चक्कर चल रहा हो? अब ये वो कॉमन थॉट थी जो हर औरत को अपने पति के ऊपर आती है, इसलिए वो उस डायरी को ध्यान से देखने लगी कि कहीं उसकी गर्लफ्रेंड का नाम तो नहीं लिखा। लेकिन इस डायरी में कहीं भी किसी और औरत का नाम नहीं था, जिसे देखकर एलिस को काफ़ी सुकून मिला, ये सोचकर कि उसका पति उसे धोखा नहीं दे रहा है। लेकिन उस डायरी में लिखा हुआ था 14 मई रात 9 बजे। ये क्या चीज़ है? 14 मई तो आज ही है और आज रात के 9 बजे मेरा पति क्या करने वाला है? इसके आगे तो कुछ भी नहीं लिखा। वो यही सब सोच ही रही थी कि उसका हस्बैंड आ चुका था। अब एलिस को ऐसे उदास देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ कॉफ़ी पीते हुए बात करने लगे और एलिस ने आज जो कुछ हुआ सब अपने हस्बैंड को बताना शुरू किया। एलिस ने बताया कि कैसे उसका गार्डनर कह रहा था कि हम लंदन जाने वाले हैं और ये घर 2000 का है, जबकि हमने तो 3000 में इस घर को खरीदा था। ये बातें सुनते ही जैसे जेराल्ड के सर पर भूत सवार हो गया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, बेवकूफ गार्डनर, एक बात उसके पेट में नहीं बचती है। अरे ये कैसी बात हुई? एलिस ने कभी भी जेराल्ड को इतने गुस्से में नहीं देखा था और आज अपने पति को इतने गुस्से में देखकर, वो भी गार्डनर की एक छोटी सी बात पर। ये क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे एलिस इस इंसान को जानती ही नहीं है। एलिस के कानों में फिर वही बात गूंजने लगी कि तुम उसे सिर्फ 1 हफ्ते से जानती हो एलिस, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो?
जेराल्ड को गुस्से में देखकर एलिस को यही लग रहा था कि जिस जेराल्ड को वो रोमांटिक, हंसमुख और समझदार मानती थी, वो इतना गुस्सा भी कर सकता है। क्या सच में वो इस आदमी को जानती भी है कि वो एक अनजान के साथ रह रही है जो सिर्फ अच्छाई का मुखौटा ओढ़े हुआ है। जेराल्ड भी एलिस की भावनाओं को देखकर समझ चुका था कि वो घबरा गई है, इसलिए वो प्यार से एलिस को समझाने लगा। वो कहने लगा, देखो मेरी जान, मैंने गार्डनर से कहा था कि हाँ, हम लंदन जाने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसने बातों को कुछ और तरीके से सुन लिया, और हाँ, ये घर वास्तव में 2000 का था, लेकिन मकान मालिक ने कहा था कि वो कुल मिलाकर 3000 लेगा। 2000 पहले लेगा और उसके बाद में 1000 इंस्टॉलमेंट में लेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों इंस्टॉलमेंट में देना, इकट्ठे ही पैसे दे दिया जाए। बात बस इतनी सी है। हो सकता है इस मामले में भी उस गार्डनर ने बातों को कुछ अलग तरीके से सुन लिया हो। अब एलिस को फिर से जेराल्ड की प्यारी प्यारी बातें सुनकर अच्छा लगने लगा। फिर उसने पूछा, 14 मई को रात के 9 बजे तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी डायरी में लिखा था। ये कहते हुए वो डायरी को जेराल्ड को दे देती है। जेराल्ड भी हंसने लगता है, कहने लगता है, ओह मेरी जान, आज मेरी एक खूबसूरत हसीना से मुलाकात है रात को 9 बजे। एलिस भी मजाकिया अंदाज में पूछी, किसके साथ? तो जेराल्ड ने कह दिया, देखो मेरी जान, मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही औरत है और वो हो तुम। रात के 9 बजे मुझे लगा कि हम घर के तहखाने में जाकर फोटो डेवलपमेंट कर लें। साथ में टाइम भी बीत जाएगा और थोड़े बहुत फोटोज भी डेवलप हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जहाँ पर फोटोग्राफी कैमरा से की जाती थी और बाद में रील से फोटो को डेवलप किया जाता था। जेराल्ड को फोटोग्राफी का बहुत शौक था और तहखाने में उसने अपना स्टूडियो बनाकर रखा था, जिस स्टूडियो में वो फोटोज को डेवलप करता था और कभी कभी एलिस भी उसका साथ निभा देती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ का काम भी हो जाता था और एक क्वालिटी टाइम भी वो बिता लेते थे। तो उसी तारीख को और उसी रात को उसने नोट करके रखा था। एलिस को खुद पे बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है कि वो अपने शरीफ पति पे शक कर रही थी। रात अच्छी तरीके से बीतती है। सुबह फिर जेराल्ड वापस जाता है गांव में कुछ सामान की खरीदारी करने, लेकिन सुबह होते ही एलिस को फिर वही बुरा सपना आया था और फिर एलिस के मन में वही बातें गूंज रही थी कि तुम उसे सिर्फ 1 हफ्ते से जानती हो एलिस, तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हो। भले कल शाम को सब कुछ ठीक हो चुका था, फिर भी एलिस का मन नहीं मान रहा था और इस मन को मानने के लिए वो सोच रही थी, अगर मेरे पति की कोई गर्लफ्रेंड होगी तो वो डायरी में नोट करके क्यों रखेगा? जाहिर सी बात है उसकी कुछ फोटो या कुछ लेटर्स होंगे जो वो मुझसे छुपा के रखता होगा, वरना इतने 1 महीने में मुझे कभी शक क्यों नहीं हुआ। इसलिए आज एलिस डिसाइड करती है कि वो अपने पति के सारे सामानों को चेक करेगी, कहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड का पता चल ही जाएगा। ये शक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो एक बार अगर दिमाग में घर कर जाए तो फिर बाहर निकलता ही नहीं है। और ऊपर से ठहरा औरत का शक, तो औरत तो बाल की खाल निकालेगी ही। आज एलिस ठान चुकी थी कि वो सफाई करते करते घर की तलाशी भी करेगी, तो वो पूरे घर की तलाशी करने लगती है। हर उस अलमारी को झांकने लगती है जिसको उसने कभी नहीं देखा था। इवन अपने पति के पर्सनल कबर्ड को भी खोल कर देखती है, जिस कबर्ड में उसे कोई लव लेटर नहीं मिलता, ना ही किसी औरत की तस्वीर मिलती है। एलिस भी खुद को बुद्धू कहकर सोचने लगती है कि मैं बार बार अपने पति पे शक करती हूँ। और अचानक वो सबसे नीचे के ड्रावर को खोलती है। उस ड्रावर में कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी। अब ये न्यूज़ आर्टिकल्स थे अमेरिका के, लेकिन वो तो यहाँ लंदन में रह रहे थे ना, लंदन के छोटे से गांव में। तो अमेरिका जैसे दूर विदेश की खबरों को मेरा पति संभाल कर क्यों रखेगा? ये सोचकर एलिस भी क्यूरियोसिटी वाइज उन सभी आर्टिकल्स को पढ़ने लगती है। और उन आर्टिकल्स में लिखी हुई थी एक खूंखार कातिल जेम्स के बारे में। इस खूंखार कातिल जेम्स के बारे में एलिस ने भी सुना था अपनी जवानी के दिनों में, जब वो कॉलेज में पढ़ा करती थी। कहा जाता था कि जेम्स इतना ज़्यादा हैंडसम था कि वो औरतों को आसानी से फंसा लेता था। वो ऐसी अकेली औरतों का शिकार करता था जिनके आगे पीछे कोई ना हो, और सही समय आने पर वो उन औरतों को मारकर अपने घर के तहखाने में छुपा देता था। कभी भी लाश मिलती ही नहीं थी क्योंकि तहखाने की ज़मीन को वो अच्छे से प्लास्टर कर देता था। जेम्स इतना ज़्यादा हैंडसम था और कानून का इतना पारंगत था कि अपना केस वो खुद लड़ता था और हर बार केस से बाइज्जत बरी हो जाता था, और इस तरीके से अपनी सभी वाइफ्स की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती थी। अमीर और हैंडसम सीरियल किलर, यही नाम दिया था मीडिया वालों ने उसे। और इसके बारे में एलिस ने भी सुना था क्योंकि उसके दोस्तों को भी ये बात बहुत अजीब लगती थी कि कैसे एक हैंडसम सीरियल किलर औरतों को मार रहा है सिर्फ पैसों के लिए।
कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसमें लिखी गई थी। इस मेडिकल रिपोर्ट के तहत लिखा गया था कि जेम्स को दिल की बीमारी है। केस लड़ते लड़ते कई बार उसे दिल के दौरे भी आ जाया करते थे। इसी के साथ में उसकी पहचान के लिए लिखा था कि उसके हाथ में एक बर्थ मार्क है और इसी के साथ में जेम्स की एक फोटो थी। इस फोटो को देखकर जैसे एलिस की दुनिया तबाह हो गई थी, क्योंकि ये जेम्स कोई और नहीं, उसका पति जेराल्ड था। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए वो याद करती है कि क्या उसके पति पे कोई हाथ में बर्थ मार्क है, और यस, उसके पति के हाथ पे बर्थ मार्क था। ये सब देखते ही एलिस चक्कर खा के जैसे जमीन पे गिर जाती है, फिर भी खुद को संभालती है और उन सभी न्यूज़ आर्टिकल्स को तह करके वैसे ही अलमारी में रख देती है जैसे कि पता मत चले कि उसने अलमारी को खोला हो। उसका पति एक सीरियल किलर था। एलिस भी हाल ही में अमीर बनी थी और उसके भी आगे पीछे कोई नहीं है। और कल 14 मई रात 9 बजे कुछ और नहीं, उसका पति उसका मर्डर करने वाला था, उसी तहखाने में जहां वो फोटोज डेवलप करता था। और तहखाने की ज़मीन भी काफ़ी कच्ची थी, उसे खोदना काफ़ी आसान था। वो एलिस को मारकर उसमें दफना देता और ऊपर से प्लास्टर कर देता। और जैसा कि गार्डनर ने कहा था कि वो लंदन जाने वाले हैं, तो उसने अभी से गांव में ये कहानी बुनना शुरू कर दिया था कि वो फिल्मल कॉटेज को बेचकर अपनी पति के साथ लंदन चला जाएगा और फिर पता नहीं कब वापस आएगा। पूरी कहानी फ्रेम हो चुकी थी, बस गार्डनर ने आकर गुड़ गोबर कर दिया था। अगर कल गार्डनर नहीं आता और एलिस को नहीं बताता कि उसका पति गांव में क्या बातें फैला रहा है, तो शायद कल ही उसका मर्डर हो चुका होता। लेकिन अगर भगवान ने उसे जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को वो बचाएगी। वो तुरंत उस घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसका हस्बैंड जेराल्ड के आने की आहट हुई। जेराल्ड हाथ में आज नया एक हथौड़ा लेके आया था, काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और जैसे आज ही वो इस काम को अंजाम देने वाला था। एलिस को सामने देखकर, ऊपर से घबराया हुआ देखकर वो कहने लगा, अरे एलिस, तुम्हें क्या हुआ? बड़ी घबराई सी दिख रही हो। एलिस जानती थी कि ये एक सीरियल किलर है, औरतों को काफ़ी अच्छे से जानता है, इसलिए अगर वो ज़्यादा घबराई तो हो सकता है उसका पति उसे मारने में रात की 9 बजे का वेट भी ना करे, पहले ही मार के टपका दे। इसलिए एलिस भी कैजुअली कहने लगी, नहीं, तबीयत बस हल्की सी ख़राब लग रही है, सोच रही थी थोड़ा सा बाहर से वॉक करके आ जाऊँ और गांव से कुछ सामान भी लेके आ जाऊँ। नहीं, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा कह के जेराल्ड उसे बाहर जाने से रोकने लगा। लेकिन एलिस का पीला चेहरा देखकर जेराल्ड को यकीन होने लगा कि उसकी पत्नी की तबीयत सही में ख़राब है, तो वो एलिस को बाहर जाने दिया एक वॉक के लिए, लेकिन खुद भी साथ जा रहा था ताकि एलिस पर नज़र रख सके। अब वो पूरा प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलिस उसकी सच्चाई जान चुकी थी, इसलिए जाहिर सी बात है वो उसके झांसे में नहीं आने वाली थी। वो चाहती थी कि वो खुद को काम रखे, वो शो ऑफ ना करे कि वो घबराई हुई है और जेराल्ड की सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वो भी कैजुअल बिहेव करती है। आधे एक घंटे की सैर के बाद वो घर में आकर साफ सफाई करने लगती है और खुद को अपने काम में बिजी रखती है ताकि किसी तरीके से उसका दिमाग कहानियाँ बुन पाए, समझ पाए कि क्या करना है इस आदमी के झांसे से निकलने के लिए। यहाँ जेराल्ड भी कुर्सी में सामने ही बैठ के एलिस के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। जैसे धीरे धीरे उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन एलिस भी खुद को शांत रखकर बिल्कुल एक स्वीट वाइफ की तरह बिहेव कर रही थी। जेराल्ड ने कहा, जल्दी से काम निपटाओ एलिस, हमें आज फोटोज डेवलप करना है और आज हम 8:30 बजे इस काम को करेंगे। अब एलिस ने जैसे ही ये सुना, उसके हाथों से बर्तन गिर गया टन से। वो कहने लगी, आज 8:30? तुम तो 9 बजे कहे थे ना? नहीं, 9 बजे मुझे कोई और काम है, फोटोज तो 8:30 को ही डेवलप करेंगे। अब एलिस घबराहट में कहने लगी, ठीक है, मुझे बस एक कॉल करना है। ये कहकर वो फ़ोन करने के लिए कमरे में जाने लगी, लेकिन जेराल्ड भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। एलिस विरोध भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जानती थी उसने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की जिससे जेराल्ड को शक हुआ तो जेराल्ड उसका काम अभी तमाम कर देगा। जेराल्ड ने पूछा, किसे फ़ोन करना है? अरे मुझे कसाई को फ़ोन करना है, सोच रही थी कल चिकन बनाऊं, तो इसीलिए कसाई को फ़ोन करती हूँ, कह देती हूँ कि चिकन ले आएगा। जेराल्ड साथ में ही बैठ गया और एलिस समझ गई कि यही उसके पास आखिरी मौका है। अगर उसने अभी किसी सही इंसान को फ़ोन नहीं लगाया तो उसके पास कभी मदद नहीं आ पाएगी और शायद तहखाने में ही उसकी लाश सड़ती गलती रह जाएगी। पर वो फ़ोन लगाए तो किसे? हाँ, डिक को फ़ोन लगा सकती हूँ,
वो तो शहर में आया हुआ है ना। और अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल लगाना चाहती थी, लेकिन दिक्कत यही थी कि वो कसाई से बात करने वाली है, इसलिए बात कुछ ऐसे करे कि डिक के पास मैसेज भी पहुंच जाए और जेराल्ड को शक भी मत हो कि वो कसाई से बात कर रही है। खैर उनके फ़ोन में एक म्यूट बटन था, जिस बटन को अगर दबा दो तो ऑब्वियसली दूसरे वाले की तरफ आवाज़ नहीं जाएगी। इसलिए वो फ़ोन पे डिक का नंबर डायल करती है और घंटियों के बजने का वेट करती है। इसी के साथ में वो अपने दिमाग में एक परफेक्ट सेंटेंस को भी डेवलप करने लगती है, जिससे डिक को मैसेज समझ में आ जाए पर उसके पति जेराल्ड को मैसेज समझ में न आए। अब इस मैसेज को आप भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि कैसे एलिस ने दिमाग लगाया। तो वो फ़ोन को उठाई, घंटी बजने लगी, म्यूट बटन। हेलो कसाई साहब। म्यूट बटन को ऑफ किया गया। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर से म्यूट बटन दबाया गया। 1 किलो चिकन कल सुबह मेरे घर में छोड़ दीजिएगा। म्यूट बटन को ऑन किया गया, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी और बहुत जल्दी। फिर म्यूट बटन को दबाया गया। जी हाँ, मेरे पति को चिकन बहुत पसंद है और कल हम स्पेशल डिश ट्राई करने वाले हैं। फिर म्यूट बटन को ऑफ किया गया। मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है, बस समझ जाओ कि बस एक आखिरी रास्ता है, धन्यवाद। ये कहकर उसने फ़ोन को काट दिया। जाहिर सी बात है, इस मैसेज को सुनकर जेराल्ड को अजीब लगा और उसने एलिस से पूछा, तुम कसाई से ऐसे बात करती हो? एलिस ने कहा, ये औरतों का स्टाइल है, हम आदमियों की तरह कट टू कट बात नहीं करते, मक्खन लगा के बात करते हैं। अब जेराल्ड यहाँ पर फिर से ज़बरदस्ती करने लगा एलिस के हाथों को पकड़कर कि चलो फ़ोटो डेवलप करने जाना है। एलिस भी समझ रही थी कि फ़ोटो डेवलप नहीं करना है जनाब, मेरे फ़ोटो पे माला टंगाने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए एलिस ने फिर से अपने दिमाग को चलाया और एक नई कहानी बुनने लगी। जेराल्ड, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शायद ये बात मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कुछ क्राइम किया है। अब क्राइम वर्ड सुनकर क्रिमिनल जेराल्ड के दिमाग में करंट सा लगा। उसकी बीवी ने कोई क्राइम किया है? क्या बात है। ये बात जानने के लिए वो कुर्सी पर आराम से बैठ गया। एलिस भी जल्दी जल्दी हाथों से सिलाई को बुनती जा रही थी। एक स्वेटर बनाना चाह रही थी, जो कि मेटाफोर था इस बात का कि वो एक कहानी बुन रही है अपनी जान को बचाने के लिए। तो एलिस ने कहना शुरू किया कि देखो, टाइपिस्ट से पहले मैं नर्स का काम करती थी। मेरा काम था जहरों के ऊपर रिसर्च करना, जिस दौरान में मैंने एक ऐसे जहर की खोज की थी जो साइनाइड से भी खतरनाक था। वो जहर बिल्कुल सफ़ेद रंग का दिखता था। उस सफ़ेद रंग के जहर को अगर किसी को दे दिया जाए तो थोड़ी देर में उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और ब्लड टेस्ट में कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि ये जहर किसने दिया है या फिर सामने वाले आदमी की मौत किसी जहर से हुई है। उस दौरान में मैं एक बूढ़े आदमी से मिली जो कि काफ़ी अमीर था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने भी हाँ कह दिया। अब समाज वाले भले ही मुझे कहते थे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैंने पैसों के लिए एक बूढ़े आदमी को प्यार किया है, उसको प्यार में फंसाया है, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसका हर काम में साथ निभाती थी और मैंने उसे कन्विंस किया कि वो लाइफ इंश्योरेंस करा ले। और एक बार एक सही मौका देखते हुए मैंने उसे ये जहर दे दिया। बूढ़ा मर गया और उसके बाद में उसकी सारी इंश्योरेंस के पैसे मेरे हुए। लेकिन हाल ही में अमीर बनने के कारण मैं ज़्यादा पैसों को खर्च करने लगी और अब मुझे तलाश थी एक ऐसे आदमी की जो उससे भी ज़्यादा अमीर हो। फिर मैंने एक अपनी ही उम्र के आदमी से शादी की जो कि एक डॉक्टर था। सही समय आने पर मैंने उस डॉक्टर को भी जहर देके मार दिया। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ क्योंकि फिर से मैं एक आदर्श पत्नी थी और उसकी जायदाद भी मेरे नाम हो गई। इस बार मैंने पैसे संभाल के खर्च किए, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गए और इसके बाद मैंने तुमसे शादी की। ये बात सुनते ही जैसे जेराल्ड के सर से पसीना निकलने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो अपने दिल को ज़ोर से पकड़ लिया और कहने लगा, आज शाम को तुमने कॉफ़ी में क्या मिलाया था? कॉफ़ी इतनी कड़वी क्यों लग रही थी? एलिस भी तन के खड़ी हो गई और कहने लगी, जहर मिलाया था। तुम्हारी कॉफ़ी में मैंने वही जहर मिलाया था जो मैं अपने हर पतियों के कॉफ़ी में मिलाती थी और इस तरीके से तुम्हारी जायदाद भी मेरी होने वाली है। जेराल्ड जैसे छटपटाने लगा था, कुर्सी से पट से नीचे गिर गया और कहने लगा, तुम नीच औरत, क्या किया तुमने मेरे साथ? और ये कहते ही जेराल्ड जैसे मर चुका था। दरवाजे पे आहट हुई और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड डिक भी आ चुका था पुलिस वालों के साथ में। डिक को देखते ही एलिस उसकी बाहों में समा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। डिक बार बार एलिस से पूछने लगा, क्या हुआ एलिस?
तुम्हारे पति ने आखिर तुम्हारे साथ क्या किया है? पुलिस ने जब चेक किया तो जेराल्ड मर चुका था और ये बात सुनते ही डिक भी शॉक था कि जेराल्ड मर गया। और इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर अंत होती है। एलिस का सपना सच हुआ, जैसा कि एलिस ने देखा था कि उसका पति मरा रहेगा और वो डिक की बाहों में रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार क्या था, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहली बार जब मैंने इस कहानी को सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जेराल्ड ने एक राज छुपाया था कि वो सीरियल किलर है और वो औरतों को शादी के लिए फंसाता है, मुझे लगा था कि एलिस भी ऐसा ही कुछ करती है। वो भी आदमियों से शादी करती है, उन्हें वो खास जहर देती है और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को अपने नाम करवा लेती है। इस तरीके से उस औरत के भी अपने राज थे। बिल्कुल, अरेंज मैरिज इज स्कैरी इफ ही। बट बाद में मुझे समझ में आया कि एलिस ने जब न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स देखी थी तो उसमें पता चला था कि जेराल्ड को दिल की बीमारी है। ऑब्वियसली केस के दौरान भी वो बार बार बेहोश होकर गिरते रहता था। ऐसे में वो अगर उसे एक खूंखार कहानी सुनाएगी जिससे जेराल्ड के दिल की धड़कनें बढ़ जाए तो ऑब्वियसली उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएगा। यहाँ पे एलिस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। जाहिर सी बात है, जेराल्ड की सच्चाई वो दुनिया के सामने लाएगी और इस तरीके से एक सीरियल किलर को उसने मार दिया। ये फेम भी उसे मिल जाएगा, जेराल्ड की संपत्ति भी उसे मिल जाएगी। उसकी खुद की संपत्ति और इतना सुंदर कॉटेज तो उसके पास था ही, और अब शायद वो डिक के साथ में हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जिंदगी जी सकती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो नॉवलिस्टा के आगे के एपिसोड्स के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी काफ़ी छोटा है और आपके लाइक्स से ही हमें सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।